गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहले आप लोग सब अपने वीडियोस ऑन करिए जल्दी से। चलिए बच्चों, तो कल हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का टेस्ट भी हो गया। मेरी तरफ से वो चैप्टर में अब कुछ नहीं बचा। हाँ, एक असाइनमेंट जरूर बचा है केस स्टडीज का, जिसको हम कमिंग वीक में खत्म करेंगे। तो आप अपना जैसे आपको टाइम मिले आप केस स्टडीज का असाइनमेंट करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर मेरी तरफ से बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि अब जो कमिंग वीक आ रहा है उसके नेक्स्ट वीक में एक और बैच शुरू हो रहा है, मतलब बैच चल ही रहा है मेरा एक और, जिसमें मार्केटिंग हुआ था अभी। अब उसमें चैप्टर नंबर 1 फिर से शुरू होएगा। तो इन केस आप में से किसी भी बच्चे को कोई भी टॉपिक वीक लग रहा है तो या तो वो मेरे से अलग से क्लास ले ले इस चैप्टर में से, या अगर वो चाहता है कि सर मेरे को तो पूरा चैप्टर रिवाइज करना है या कुछ भी, तो वो उस मेरे को बता सकता है। मैं आपको उस बैच में ऐड कर दूंगा और आप वहां पे भी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ओके, चलिए आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर की वेटेज क्या है? 6 मार्क्स की वेटेज है। और इस चैप्टर में से केस स्टडीज बहुत ज्यादा आती है। इस चैप्टर में से केस स्टडीज बहुत ज्यादा आती है क्योंकि आपको अगर शायद पता ही हो किसी के स्कूल में शुरू हो गया ये चैप्टर, मतलब हुआ है किसी के? अभी नहीं हुआ। ओके, तो इस चैप्टर में आपको पता ही है हमें प्रिंसिपल्स करने हैं। दो लोगों के प्रिंसिपल्स करने हैं, तो उस हिसाब से ये बहुत बहुत ज्यादा केस स्टडीज के लिए बड़ा फेवरेबल चैप्टर है, ठीक है। तो चलिए अपना आराम से बहुत धीरे धीरे हम एक एक टॉपिक को करेंगे, समझ के करेंगे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको अंडरस्टैंडिंग करवाऊं जिससे आपको आइडेंटिफिकेशन में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए, ठीक है। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि प्रिंसिपल्स जो होते हैं, जैसे हम आज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर है, तो प्रिंसिपल्स जो होते हैं जैसे साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं, वो बताते क्या है, मतलब वो है क्या चीज? प्रिंसिपल्स क्या किस चीज को कहते हैं और वो क्या बताते हैं? कोई मेरे को बताएगा कि प्रिंसिपल्स होते क्या है? कुछ भी आपको अगर पता है तो व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म प्रिंसिपल्स? बताइए। कुछ भी आपका अगर आपको आता हो, जो भी हो, कोई घबराना नहीं है, कोई शर्म नहीं करनी, जो आता है बताइए। आपके हिसाब से प्रिंसिपल्स का क्या मतलब है? नोट्स को कर दो बिल्कुल बंद, नोट्स की अभी बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको खोलने की। बताइए कौन ट्राई करेगा? किसी को कुछ भी आता हो प्रिंसिपल्स के बारे में? मलिका बताओगे? बताओगे मलिका? नहीं? सर गाइडलाइंस। गाइडलाइंस, वेरी गुड। किस चीज की गाइडलाइंस Sir, है? which are universally followed. यूनिवर्सल है, किसी भी चीज के जैसे हो सकती है कि जैसे आपको कोई भी लॉ है, ऑपरेशंस ऑफ जनरल लॉज, जैसे हमने नेचर एंड मैनेजमेंट वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। तो जैसे साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि अगर हम इस चीज को इस तरह ऐड करेंगे तो ये चीज बनेगी, जैसे एक्शन रिएक्शन है, जैसे वो न्यूटन के लॉज है, वो जो लॉज है वैसे ही वो साइंस के लॉज है, वैसे ही हमारे मैनेजमेंट की भी कुछ गाइडलाइंस होती है जो मैनेजर्स को क्या करती है, जो मैनेजर्स को गाइड करती है। अब एक बात बताओ, मैनेजमेंट और साइंस में सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट फर्क क्या है? कौन बताएगा? मैनेजमेंट एंड साइंस में आप लोगों के हिसाब से सबसे ज्यादा बड़ा फर्क क्या है? बताइए, कौन बता सकता? कोई ट्राई करेगा? मैनेजमेंट एंड साइंस, मैनेजमेंट किस लोगों किसके ऊपर अप्लाई हो रही है? बताइए मेरे को, मैनेजमेंट किस चीज के ऊपर अप्लाई हो रही है? Humans. ह्यूमन बींग्स के ऊपर। और क्या हर एक इंसान एक जैसा है? क्या मानवी, मलिका, हार्दिक सब लोगों की एक जैसी सोच है? क्या जो मैं अगर मैं ये बोलूं कि मानवी पे मैंने ये प्रिंसिपल अप्लाई किया, उसकी परफॉर्मेंस 20% बढ़ी, तो क्या मलिका की भी 20% परफॉर्मेंस बढ़ेगी? बताइए मेरे को, क्या ये रिजिड है? नो। No, sir. तो एक बात बताइए, अगर ये प्रिंसिपल्स इतने रिजिड नहीं है, इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, तो क्या कह सकते हैं हम इनको? दे आर जनरल एंड ब्रॉड गाइडलाइंस, दे आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस। तो जैसे आपने मुझे बताया कि सर साइंस के प्रिंसिपल्स गाइडलाइंस होते हैं कि ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉज, की ऊपर से कुछ चीज गिरेगी तो वो नीचे ही गिरेगी, दैट इज लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो ये जो प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, किस चीज की गाइडलाइंस होगी? सोच के बताइए। अगर साइंस के प्रिंसिपल्स ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉज की गाइडलाइंस है, तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल किस चीज की गाइडलाइन हो सकते हैं? बेटा मैं इतनी आपसे क्वेश्चनिंग इसलिए कर रहा हूं कि मैं आपसे आप ही से डेफिनेशन बनवाऊंगा जिससे आपको रटने की जरूरत ना पड़े। तो बताइए मेरे को, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स किस चीज की गाइडलाइन हो सकते हैं? बताइए, सोच के बताइए। मैनेजर्स को किस चीज के लिए गाइड करते होंगे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स? डिसीजंस। डिसीजंस मेकिंग, कि आपको कैसे डिसीजन लेने चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में और किस तरीके से बिहेव करना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे क्या हो, आपको आपके एम्प्लॉइज का 100% सपोर्ट मिले। तो इतनी छोटी डेफिनेशन है, एक लाइन की डेफिनेशन है। नोट्स कोई ओपन नहीं करेगा, बंद रखो नोट्स को बिल्कुल, सिर्फ यहां देखिएगा। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस। आई रिपीट, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर
broad and general guidelines for managerial decision making and behavior. I repeat, the principles of management are broad and general guidelines for managerial decision making and behavior. समझ में आई बात? याद हो जाएगी? एक बार फिर से बोलता हूँ. The principles of management are broad and general guidelines for managerial decision making and behavior. क्या मतलब हुआ इसका? कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तो वो एक अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे, वो एक ऐसे डिसीजंस ले पाएंगे जो बायस्ड नहीं होंगे और वो एक ऐसा बिहेवियर पोर्ट्रे कर पाएंगे जिससे हर एक एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में इक्वल लगे और उनको ऐसा ना लगे कि किसी के साथ कुछ भी विश्वासघात या कुछ भी गलत हुआ है. आई बात समझ में? तो हम जैसे जैसे इस चैप्टर को प्रोग्रेस करेंगे, जैसे 4-5 क्लासेस में हम आगे बढ़ेंगे, आप रियलाइज करोगे कि इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके मैनेजर्स अच्छे डिसीजंस ले पाते हैं. वो ऐसे डिसीजंस ले पाते हैं दैट आर नॉट बायस्ड, दैट आर नॉट बेस्ड ऑन ब्लाइंड फेथ, दैट आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स. तो एक बार फिर से बोलते हैं डेफिनेशन. मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है कि मैं भूल गया. आई विल ट्राई, आप सुनना. The principles of management are broad and general guidelines for managerial decision making and behavior. I repeat once again, फिर मैं आपसे बुलवाऊंगा. The principles of management are broad and general guidelines for managerial decision making and behavior. I think अब आपको याद हो गई होगी, लेकिन लास्ट टाइम एक बार और बोलता हूँ, फिर आप लोगों से बुलवाऊंगा. और उसके बाद जो नहीं बोलेगा, आपको पता है आज है शनिवार और शनिवार को मैं जो गंदी आपको बदवा दूंगा फिर वो आपको लग जाएगी. The principles of management are broad and general guidelines for managerial decision making and behavior. हो गई याद सबको? ठीक है, अभी रुक जाइए. मनन, केशव, अक्षत, नंदिनी, रिया, देवांश एंड मनकीरत, प्लीज अपने वीडियोस ऑन करिए. आप लोगों का कोई मैसेज मेरे पास नहीं आया, आप लोग अपने वीडियोस ऑन करिए. ओके, चलिए बच्चों, अब सब बच्चों की आवाज आनी चाहिए. अनम्यूट कर दीजिए सब बच्चे अपने आप को, और जो नहीं बोलेगा वो बोर्ड्स में फेल हो जाएगा. 100 बीएस में 100 है और सब में फेल हो जाएगा. अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो तो शुरू हो जाओ. शुरू करते हैं ऑन द काउंट ऑफ 3. द प्रिंस 1 2 एंड 3. बोलिए, जल्दी से बोलिए. सब अनम्यूट करो. हाँ, अक्षत अनम्यूट करो, जल्दी से बोलिए. द प्रिंसिपल्स ऑफ Management are broad and general guidelines general guidelines managerial Managerial decision making and behavior. behavior. ठीक है, अब मैं रैंडमली एक एक बच्चे से पूछूंगा जिसका मेरे को जिसका मन करेगा. और अब देखना, क्योंकि अभी तो बड़ी माइनर होगी ना. स्टैंडर्ड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, कोई और बोल रहा है, हम सिर्फ मुंह हिला रहे हैं. तो ठीक है, अब शुरू करते हैं. यश गुप्ता साहब, पहले आप बोलिए. Principles of management have broad general guidelines और for decision making and behavior. ओके, हार्दिक सिंगल, आप बोलिए जल्दी. Principles of management are broad and general guidelines for managerial decision making and behavior. ठीक है, सबको याद हो गई. अब मैं 10-15 मिनट बाद पूछूंगा, तब देखेंगे. ओके बच्चों, ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. इस चैप्टर को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं. इस चैप्टर को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं. पहला पार्ट इंट्रोडक्शन, ठीक है. सेकंड पार्ट एफडब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल जो हमारे को करने हैं, और थर्ड पार्ट हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स जो हमें करने हैं. 2 लोगों के प्रिंसिपल्स करने हैं हमें. पहला एफडब्ल्यू टेलर एंड दूसरा हेनरी फ्योल. ठीक है. इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या है? डेफिनेशन है जो हमने कर ली. उसके बाद है इंपॉर्टेंस एंड फीचर्स. अब क्या होता है जब हम इंपॉर्टेंस एंड फीचर्स पढ़ते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स के एग्जांपल्स आते हैं. अब क्योंकि अभी हमने प्रिंसिपल्स नहीं पढ़ रखे, तो हमें वो एग्जांपल समझ नहीं आता. इसलिए हम इंट्रोडक्शन एंड सिग्निफिकेंस का पार्ट करेंगे बाद में, और हम उसको छोड़ के अब चल रहे हैं एफडब्ल्यू टेलर पे. हम अब करने जा रहे हैं एफडब्ल्यू टेलर. ठीक है, समझ में आ गई बात? ओके. एफडब्ल्यू टेलर ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था साइंटिफिक मैनेजमेंट. एफडब्ल्यू टेलर साहब एक बहुत बड़े मैनेजमेंट गुरु थे, एक बहुत बड़े मैनेजमेंट एक्सपर्ट थे, और वो वैसे एक इंजीनियर थे. ठीक है, तो उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था साइंटिफिक मैनेजमेंट. और क्योंकि उन्होंने ये थ्योरी दी थी, ही इज कॉमनली नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. ठीक है जी, समझ आई बात? अब उन्होंने 5 प्रिंसिपल दिए थे और 7 टेक्निक्स दिए थे. आई रिपीट, उन्होंने 5 प्रिंसिपल दिए थे और 7 टेक्निक्स दी थी. उन 5 प्रिंसिपल में से एक प्रिंसिपल आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन वो उनका प्रिंसिपल है, आपके कोर्स में नहीं. तो हमारे को 4 प्रिंसिपल्स करने, ठीक होगी बात, और 7 टेक्निक्स करने. आज का हमारा क्या टारगेट रहेगा? हम साइंटिफिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन करेंगे और हम वो 4 प्रिंसिपल्स करेंगे. ठीक है, आज हम 4 प्रिंसिपल्स करेंगे, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं बिना नोट्स खुलवाए आज मैं आपको चारों प्रिंसिपल यहां से लिखवा के ही भेजूंगा.
पहले हम याद करेंगे, लिखेंगे, उसके बाद नोट्स ओपन करेंगे। आज मैं नोट्स ओपन ही नहीं करवाऊंगा जब तक आपको प्रिंसिपल्स याद ना हो। अभी आपने क्लासेस ज्वाइन किया तो आपको कुछ फायदा तो होना चाहिए ना। अब बात करते हैं उस डेफिनेशन का। साइंटिफिक मैनेजमेंट की 3 डेफिनेशंस है, 3 डेफिनेशन। सबसे पहले वो याद, आई रिपीट, साइंटिफिक मैनेजमेंट की 3 डेफिनेशंस है। सबसे पहले हम वो 3 डेफिनेशंस याद करें, ठीक है। सबसे पहली और सबसे गंदी डेफिनेशन, सबसे पहली और सबसे छोटी एंड सबसे गंदी डेफिनेशन, अगर मैं आपसे पूछूं बिना दिमाग लगाए, जो चीज है भी नहीं उसको कम लगाओ। अब अगर मैं आपसे पूछूं बिना दिमाग लगाए, आपसे मैं पूछता हूं एक लाइन में मुझे बताओ क्या डेफिनेशन है साइंटिफिक मैनेजमेंट की। आपको क्या लग रहा है नाम से साइंटिफिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या हो सकती है? तो क्या हो सकती है अक्षर, आप बताइए, ट्राई करिए, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, जो आपको लाइन से 2 वर्ड से लग रहा है साइंटिफिक मैनेजमेंट, मेरे को बताइए। साइंस की मैनेजमेंट, साइंस की मैनेजमेंट? साइंस की गलत। नहीं प्रिंसिपल, नहीं, साइंस की मैनेजमेंट या मैनेजमेंट में साइंस? मैनेजमेंट में साइंस, यस और नो? हम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं ना, हम तो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट की सबसे गंदी डेफिनेशन क्या है? यहां देखिए, एक लाइन की डेफिनेशन और सबसे इजी डेफिनेशन। साइंटिफिक मैनेजमेंट, application of science to management is scientific. Application of science to management is scientific. हो गई, इजी है। एक बार जल्दी से याद करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ साइंस टू मैनेजमेंट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट। जल्दी से बोलिए, एप्लीकेशन ऑफ साइंस टू मैनेजमेंट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट। हो गई यार, कुछ मुश्किल नहीं है। एक बार फिर से बोल देता हूं, एप्लीकेशन ऑफ साइंस टू मैनेजमेंट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट। यार ऐसा लग रहा है, एक बार प्रिंसिपल्स की डेफिनेशन फिर से बोले, एक बार सब बच्चे बोलेंगे प्रिंसिपल्स की डेफिनेशन क्या थी? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर Management are for broad and बोलो बोलो, guidelines for for management managerial and decision making guideline and behavior. decision decision making and behavior. बिहेवियर, ठीक है। चलिए अब आइए साइंटिफिक मैनेजमेंट की सबसे गंदी डेफिनेशन बोलो। साइंटिफिक मैनेजमेंट मींस Application of एप्लीकेशन science ऑफ to management. साइंस Application of मैनेजमेंट। science and खत्म हो management. गई, बेकार, इजी है। ओके, अब आते हैं बड़ी डेफिनेशन। ये जो डेफिनेशन अब हम करने जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी डेफिनेशन, तीनों में से सबसे बड़ी डेफिनेशन। साइंटिफिक मैनेजमेंट मींस, साइंटिफिक, यहां देखिएगा, साइंटिफिक मैनेजमेंट मींस conducting business activities, conducting business activities according to 3 चीजें। साइंस में हर चीज का स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स, स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स, स्टैंडर्डाइज्ड मेथड्स, काम करने के तरीके स्टैंडर्डाइज्ड होने चाहिए, काम करने के जो टूल्स है वो स्टैंडर्डाइज्ड होने चाहिए। स्टैंडर्डाइज्ड मतलब अच्छी क्वालिटी के, एंड जो हमारे लोग हैं वो पढ़े लिखे होने चाहिए, एंड ट्रेन्ड पर्सोनल, एंड ट्रेन्ड पर्सोनल। अगर ऐसा हुआ, अगर हम इन चीजों को यूज करते हैं, इन ऑर्डर टू, तो होएगा क्या? अगर हमने इन चीजों को यूज किया तो क्या फायदा मिलेगा हमें? इन ऑर्डर टू इंक्रीज द क्वांटिटी, हमारी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और क्या होगा हमारा फायदा? हमारी जो क्वालिटी है वो इंप्रूव हो जाएगी, इंप्रूव द क्वालिटी। और क्या कम हो जाएगा हमारा? वेस्टेजेस कम हो जाएगी, एंड रिड्यूस द वेस्टेजेस, रिड्यूस द वेस्ट एंड कॉस्ट। बच्चों आपको ये डेफिनेशन ऐसे लिख के नहीं आनी जैसे मैंने लिखी है, मैंने सिर्फ याद कराने के लिए ऐसे लिखी है जिससे इजीली याद हो जाएगा। साइंटिफिक मैनेजमेंट मींस कंडक्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स। जैसे हर चीज का स्टैंडर्ड होता है साइंस में, वैसे मैनेजमेंट में भी हम अपनी फैक्ट्री में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में टूल्स जो यूज करें, ऐसे थर्ड क्लास ना यूज करें, अच्छी क्वालिटी के टूल्स यूज करें, अच्छे प्रोसेसेस से काम करें, स्टैंडर्डाइज्ड मेथड्स, एंड लोग भी जो रखे वो भी पढ़े लिखे हो, ट्रेंड हो, एंड ट्रेन्ड पर्सोनल। अगर हमने ये सब किया तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की क्वांटिटी बढ़ेगी, क्वालिटी इंप्रूव होगी, और जो हमारी कॉस्ट है वो कम से कम होगी, और जो वेस्ट है वो कम से कम होगा। ये बड़ी डेफिनेशन है, लेकिन याद हो जाएगी इजीली। जल्दी से याद करते हैं, मैं बोलता हूं आप भी याद करिए मेरे साथ। साइंटिफिक मैनेजमेंट मींस कंडक्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स, स्टैंडर्डाइज्ड मेथड्स एंड ट्रेन्ड पर्सोनल
in order to increase the quantity, improve the quality and reduce the cost and the waste. एक बार फिर से बोलता हूँ, scientific management means conducting business activities according to standardized tools, standardized methods and trained personnel in order to increase the quantity, improve the quality and reduce the cost and the wastages या waste. एक बार फिर से बोलता हूँ, scientific management means conducting business activities according to standardized tools, standardized methods and trained personnel in order to increase the quantity, improve the quality and reduce the cost and the waste. एक बार फिर से बोल रहा हूँ, scientific management means conducting business activities according to standardized tools, standardized methods and trained personnel in order to increase the quantity, improve the quality and reduce the cost and the waste. Last time बोल रहा हूँ, scientific management means conducting business activities according to standardized tools, standardized methods and trained personnel in order to increase the quantity, improve the quality and reduce the cost and the waste. याद होगी सबको? ठीक है, शुरू करें. एक बार बोलने की कोशिश करते हैं, मैं जिससे बोलूंगा वो नहीं, अगर आप अटकोगे तो मैं आपकी हेल्प करूंगा. चलिए ऐसा करिए, नंदिनी गर्ग आप ट्राई करिए. साइंटिफिक मैनेजमेंट मींस, जहां आपको दिक्कत आएगी मैं आपकी हेल्प करूंगा. बोलो. Conducting business activities to According to- standardized tools. बोलो, तीन चीजें दी, डैश डैश एंड डैश. According to standardized tools स्टैंडर्डाइज्ड and मेथड्स trained personnel personnel, in order to, क्या होएगा बताइए? in order to increase the quantity, improve the quality, and reduce the wastage and cost. cost. याद होगी सबको? होगी. मानवी एक बार आप ट्राई करो कि मानवी हो गया, एक बार आप ट्राई करो कि जरा जितना आता है, कोई घबराना नहीं है. बोलिए. Scientific management means conducting business activities according to standardized tools, standardized methods, and trained personnel in order to improve quality, increase quality, increase quantity and reduce the wastage. waste and cost. ठीक है, चलिए सुहाना आप बोलिए, फिर आगे बढ़ते हैं. जल्दी से बोलो सुहाना. Conducting business activity. क्या कंडक्टिंग, किसकी डेफिनेशन बता रही है? प्रिंसिपल्स की? नहीं, scientific. बोलो बोलो. साइंटिफिक मैनेजमेंट मींस Scientific methods of management. It means conducting business activities using standardized tools, standardized methods, and trained personnel in order to increase quantity, improve quality, reduce the cost. and reduce the cost and wastage. ठीक है बच्चों, चलिए एक बार आप ऐसा करिए, हार्दिक आप बता दीजिए, हार्दिक गुप्ता, फिर आगे बढ़ते हैं. जल्दी से बोलो. It means conducting business साइंटिफिक activities. मैनेजमेंट मींस, हाँ आगे बोलो. Conducting business activities according to स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स, standardized tools, standardized methods, and trained personnel in order to increase its output, improve its quality and reduce cost and waste. and the waste. ठीक है बच्चों, देखो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्वांटिटी को आउटपुट कहा, तो मैंने इनको कुछ कहा नहीं. क्यों नहीं कहा? क्योंकि ये जो डेफिनेशन है ये हमने किसी की कोट नहीं की, ये डेफिनेशन हमने ये बना रखी है. लेकिन अब जो मैं आपको डेफिनेशन लिखवाने जा रहा हूँ, ये डेफिनेशन FW टेलर की डेफिनेशन. ठीक है, FW टेलर की डेफिनेशन है, तो हम उसमें एक भी वर्ड चेंज नहीं करेंगे. और इसको ऐसा करते हैं, यहाँ देखिएगा बच्चों, बहुत कम बार ऐसा होता है. देखो वैसे क्या होता है, जब हम किसी की डेफिनेशन कोट करते हैं तो वो मुश्किल होती है याद करनी. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम उसमें एक भी वर्ड चेंज नहीं कर सकते. लेकिन बहुत कम जगहों पे पूरी बिजनेस स्टडीज में आपको ऐसा मिलेगा कि जो कोट वाली डेफिनेशन है वो ज्यादा इजी है. ये वो पॉइंट है. यहाँ पे आप देखोगे कि ये डेफिनेशन जो अब हम लिखने जा रहे हैं ये ज्यादा इजी है देन जो अभी हमने याद की. यार थोड़ा सा ना मैं इसको उस मतलब इस तरीके से बताऊंगा, थोड़ा गलत नॉटी तरीके से, कि अब ये डेफिनेशन में लिख रहा हूँ और उस डेफिनेशन को बस हिंदी में याद कर लेना, आपको याद हो जाएगी. देखो, अकॉर्डिंग टू FW टेलर, साइंटिफिक, उसने कहा साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब है कि पहले आप अपने मन में ये सोच लो कि आप अपने आदमी से क्या चाहते हो. सुनना, साइंटिफिक मैनेजमेंट का ये मतलब है कि पहले आप अपने मन में ये सोच लो कि आप अपने आदमी से क्या करवाना चाहते हो, और फिर आप ये देखो कि आपके आदमी उसको अच्छे और सस्ते तरीके से करे. ठीक है, इस डेफिनेशन को एज इट इज मैं इंग्लिश में लिखूंगा. देखना, अकॉर्डिंग टू FW टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट मींस knowing exactly what you want, you're meant to do. What do you want? You're meant to do. And seeing that they do it
in the best and cheapest manner, in the best and cheapest way. देखो जो मैंने बोला हिंदी में वही लिखा हुआ है एग्जैक्टली यहाँ पे। आप पहले अपने मन में सोच लो आपको क्या काम करवाना है अपने आदमी से, क्या चाहते हो अपने आदमी से करवाना, और फिर देखो कि आपके आदमी उसको सबसे अच्छे और सस्ते तरीके से करे। तो knowing exactly what you want, you are meant to do, and seeing that they do it in the best and the cheapest way. एक बार फिर से बोलता हूँ, knowing exactly what you want, you are meant to do, and seeing that they do it in the best and the cheapest way. एक बार फिर से बोलता हूँ, according to F.W. Taylor, scientific management means knowing exactly what you want, you are meant to do, and seeing that they do it in the best and the cheapest way. एक बार फिर से बोल रहा हूँ, according to F.W. Taylor, scientific management means knowing exactly what you want, you are meant to do, and seeing that they do it in the best and the cheapest way. समझ में आ गई बात? अब एक मिनट सुनिए, अब आपके मन में एक डाउट आ जाएगा कि सर पहले तो आप ये बताओ आपने 3 डेफिनेशन क्यों याद करी, एक ही चीज की 3 डेफिनेशन क्यों याद करी? तो बच्चों इसका ये आंसर है कि जो सबसे पहली डेफिनेशन है एप्लीकेशन ऑफ साइंस टू मैनेजमेंट, वो तो आपका एक फिलर है। फिलर मतलब क्या होता है? अगर आप कहीं पे कुछ भी भूल रहे हो कंटेंट, वो लाइन लिख देना। इस पूरे टॉपिक में अगर आप कहीं पे कुछ भी वो भूल रहे हो कंटेंट, वो लाइन लिख देना, ठीक है? अब बात बचती है 2 डेफिनेशन की, एक बड़ी वाली और एक ये वाली। तो बच्चों अगर मैं आपकी जगह होता, जैसा आपको पता ही है कि इमेज इज एवरीथिंग, हर चीज मतलब बिजनेस स्टडीज के पेपर में कंटेंट भी इंपॉर्टेंट है और प्रेजेंटेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं आपकी जगह होता तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का अगर कोई टॉपिक आता कि 5-6 नंबर का क्वेश्चन आता, तो मैं दोनों डेफिनेशंस लिख के आता। जो एक तो डेफिनेशन मैं ऐसे बॉक्स में डाल के आता, जो बड़ी वाली डेफिनेशन वो मैं ऐसे बॉक्स में डाल के आता, और मैं साइड में एक और बॉक्स बना के आता ऐसा, और यहाँ पे मैं बड़े अच्छे से कोट करके इस डेफिनेशन को लिखता अकॉर्डिंग टू F.W. टेलर, जैसे एक स्क्रॉल टाइप बना के मैं ऐसा लिखता और यहाँ पे पूरी डेफिनेशन लिखता और यहाँ पे ऐसे करके उसको कंप्लीट करता। या इसको मैं कहीं और बनाता पूरे, मतलब कहीं पे भी आपका क्वेश्चन चल रहा है, कोई आप प्रिंसिपल समझा रहे हो, मान लो ये आपका पेज है, यहाँ पे आप प्रिंसिपल समझा रहे हो, तो ये बॉक्स में यही बना के आता एक अच्छा इम्पैक्ट देने के लिए, एक अच्छा उसको एक अट्रैक्टिव बनाने के लिए पेपर मैं यहाँ बना के आता इस तरीके से। तो 2 डेफिनेशंस मैंने आपको इसलिए याद कराई है, एंड मुझे नहीं लगता आपको मुश्किल आएगी दोनों डेफिनेशंस को याद करने में। तो आइए एक बार 2-3 बार बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ, आप सिर्फ सुनिए, फिर मैं आपसे बोलूँ। पहले बड़ी वाली डेफिनेशन बोल रहा हूँ। इट मीन्स, साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स कंडक्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स, स्टैंडर्डाइज्ड मेथड्स एंड ट्रेन्ड पर्सोनल इन ऑर्डर टू improve the quality, increase the quantity and reduce the cost and the wastages. कोई भी चीज ऊपर हो जाए नीचे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये डेफिनेशन हमने कोट नहीं की है। अब आ जाइए कोट वाली डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू F.W. टेलर, टेलर की स्पेलिंग क्या है बताना पर भाव्या, टेलर की स्पेलिंग क्या है? क्योंकि बच्चे लिखते थे TAILOR, टेलर की स्पेलिंग क्या है? TAYLOR। F.W. Taylor, according to F.W. Taylor, scientific management means knowing exactly what you want, you're meant to do, and seeing that they do it in the best and the cheapest way. मैं याद हो गई, अच्छे से याद हो गई? चलिए ओके। अब एक बार आप लोग सब बच्चे अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए और पहले बड़ी वाली डेफिनेशन बोलेंगे 2 बार, फिर ये वाली डेफिनेशन बोलेंगे, एंड देन विल मूव फॉरवर्ड टू द प्रिंसिपल्स। देखो आधा घंटा मतलब 15-20 मिनट हो चुके हैं और हमने अभी तक सिर्फ 4 डेफिनेशन याद की है। चलिए जल्दी से याद करेंगे, फिर से बोलते हैं 1, 2 and 3 बड़ी वाली डेफिनेशन बोलो। सब बच्चे अनम्यूट करिए, बोलिए। आवाज नहीं आ रही, सिर्फ अनम्यूट की आ रही है, जल्दी से सब बच्चों की आवाज आनी चाहिए। हाँ बोलिए। साइंटिफिक मैनेजमेंट मींस conducting business Conducting business activities according to standardized trained personnel personnel in order to to increase the quantity output, improve its quality, and reduce the cost and wastage. wastage। ठीक है, अब आइए सेकंड वाली डेफिनेशन पे। अकॉर्डिंग टू F.W. टेलर, बताइए साइंटिफिक मैनेजमेंट मींस knowing Exactly what you want your men you to are do, meant to do। Again, and seeing that they do it in the best and cheapest way. सबको याद हो गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं 10 मिनट बाद फिर पूछ लूंगा। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की सुना दो। नहीं गए? कौन बताएगा प्रिंसिपल्स की? सब बताइए। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर डैश एंड डैश गाइडलाइंस और डैश एंड डैश broad and Broad and general general guidelines guidelines for managerial managerial making and managerial decision making and behavior. behavior. याद हो गई? बढ़िया। चल अब नोट्स बंद है बिल्कुल। अब देखते हैं इनके 5 प्रिंसिपल्स का क्या नाम था। तो भाई साहब ने 5 प्रिंसिपल्स दिए थे और उनके 5 प्रिंसिपल्स का नाम था
सबसे पहला प्रिंसिपल, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, नॉट रूल ऑफ थंब। मैं आपको बिल्कुल याद करा के ही यहां से भेजूंगा, चाहे 2 हो हमारे। सेकंड था हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। थर्ड प्रिंसिपल है हमारा कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। फोर्थ प्रिंसिपल है हमारा डेवलप, ये बहुत लंबा नाम है इसका, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज maximum and greatest efficiency, to his maximum and greatest efficiency and prosperity। देखो कितना बड़ा नाम, और प्रिंसिपल इतना ही छोटा है, 4 लाइनों का प्रिंसिपल। एंड फिफ्थ पे आ जाइए, मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। ये प्रिंसिपल आपके कोर्स से डिलीट हो चुका है, ये प्रिंसिपल आपके कोर्स में से डिलीट हो चुका है। बच्चे गलती क्या करते हैं, एक एमसीक्यू का क्वेश्चन आता है, which one of the following is not a principle of Taylor। ठीक है, क्वेश्चन सुना, which one of the following is not a principle of Taylor। तो पहला है आपका ऑप्शन साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ठीक है, मैं थोड़ा छोटा सा लिख रहा हूं, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। दूसरा है कॉपरेशन वाला, ठीक है, कॉपरेशन वाला। तीसरा है मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, और ये वाला नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। और चौथा मान लो कोई उसका है, टेलर की कोई टेक्निक ले लो, जैसे मान लो टेलर की टेक्निक ले लो, मेथड स्टेप। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए बताइए, इसका आंसर क्या होना चाहिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ टेलर, मेथड स्टडी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, मेथड स्टडी। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि उन्होंने मेथड स्टडी पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है, वो आंसर क्या लिख देते हैं, मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। तो बच्चों आपको ये समझना है कि कोई चीज हमारे कोर्स में नहीं है, दैट डजंट मीन कि वो उसकी नहीं है, ये उसका प्रिंसिपल है, इट इज नॉट इन आवर कोर्स। समझ में आ गई बात? चलिए अब हम अपना फर्स्ट प्रिंसिपल शुरू करते हैं, जिसका नाम है साइंस नॉट रूल ऑफ। बहुत ही अच्छा प्रिंसिपल है। वैसे एक बात बताऊं, ये जो प्रिंसिपल है ना, ये मतलब हमें पता है, हमारे को आता है, हम कर चुके हैं इसको। बस ये प्रिंसिपल जो है, ये प्रिंसिपल उन्होंने अपना नाम लेके बताया। अच्छा एक बात बताओ, थंब रूल का क्या मतलब होता है? हम लोगों ने साइंस में भी पढ़ा था, थंब रूल क्या होता है, और एक और थंब रूल होते हैं, 2-3 मीनिंग होते हैं थंब रूल के। किसी को कोई भी मतलब पता है थंब रूल का? बताओ, किसी को कोई भी थंब रूल का मतलब पता है? थंब रूल एक तो ये होता है करंट, जो चीज बोल दी वो है ना, ये तो साइंस वाला थंब रूल था। इसके अलावा क्या हो सकता है बताइए, कुछ पता है? तो थंब रूल का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को करने का एक ऐसा तरीका, एक ऐसा प्रोसेस जो कि फैक्ट्स पे बेस्ड नहीं है, जनरल एक्सेप्टेंस पे बेस्ड है। 100 लोग बैठे हुए, 100 लोगों ने बोला कि हम काम को ऐसे करेंगे, इसी तरीके से करेंगे, जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, बस एक्सेप्टेंस है, दैट इज थंब रूल। समझ में आया? अच्छा एक बात बताओ, आप में से कितने बच्चे आज भी जब वो बिल्ली रास्ता काट जाती है तो रुक जाते हैं? बताना, सच बताना, सच। कोई इसमें कोई शर्माना नहीं है। मैं भी, वैसे तो मैं बड़ा ज्ञान बांटता हूँ कि यार ये सब अफवाह है, मत करो, कुछ मत करो, लेकिन अगर मैं अपने किसी काम के लिए जा रहा हूँ और ऐसा होता है ना, तो मैं भी 1 मिनट के लिए जरा पीछे हो जाता हूँ, तो यार किसी और को जाने दो। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ऐसा सच्ची में होता है क्या, जब बिल्ली रास्ता काट जाती है तो हमें रुकना चाहिए क्या? मतलब उसका कोई लॉजिक है? मतलब सुना तो होगा ना कि बिल्ली रास्ता काट जाती है तो रुक जाना चाहिए, छींक आ जाती है, काम करने जा रहे हो, छींक आ जाती है तो अब शगुन हो जाते हैं। तो मेरे को एक बात बताइए, ये अपशगुन होते हैं क्या? मेरे को सच बताना, आप लोग बड़े पढ़े लिखे हो, इंटेलिजेंट हो, तो मैं आपसे ज्यादा पूछना चाहता हूँ कि ये सच्ची में अपशगुन होते हैं क्या? तो क्या किसी को लॉजिक पता है कि क्यों बोलते हैं बिल्ली रास्ता काट जाए तो रुक जाओ? किसी को लॉजिक पता है? किसी ने जानने की कोशिश की है अपने मम्मी पापा दादा दादी से कि पापा मम्मी बिल्ली रास्ता काट जाती है तो रुकते क्यों है, या बोला क्यों जाता था कि रुकना चाहिए, बोला क्यों जाता था कि रुकना चाहिए? चलो आप नहीं मानते, लेकिन बोला क्यों जाता था? अगर आप अपने मम्मी पापा से भी पूछोगे ना, उनके पास भी कोई जवाब नहीं होगा। आप अपने दादा दादी से भी पूछोगे तो शायद जवाब में ऐसे होएगा, मोस्ट प्रोबेबली नहीं होएगा। वो कहेंगे बस ऐसे ही होता है, हमने तो ऐसे ही सुना है। क्या हमने जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे लॉजिक, ठीक है, ये अब आज तो रेलेवेंट ही नहीं है बिल्कुल।
ये अफवाह थी आज से 50-60 साल पहले, वो भी गांव में, जहाँ पे ये कहा जाता था कि जो बिल्ली है अगर वो रास्ता काट जाती है तो रुक जाओ, बिकॉज अगर वो भाग रही है दैट मीन्स उसके पीछे कोई ना कोई जंगली जानवर है, तो अगर आप आ जाओगे तो वो आपके ऊपर अटैक कर सकता है। ये लॉजिक था। देखिए हम लोगों ने जानने की कोशिश की, हमने उसको अपशगुनी बना दिया कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो अपशगुन हो। वाह, हम बड़े ही होशियार है। ठीक है, छींक आ जाती है तो हम कहते हैं जी भैया अपशगुन हो जाएगा, घर से बाहर मत निकलो। बिल्कुल ही गलत, साइंटिफिक लॉ है उसके पीछे। अगर छींक आ जाती है तो हमारा जो एक हार्ट बीट होती है वो स्किप होती है, तो ये कहा जाता है कि छींक आ जाती है तो आप बैठ जाओ, पानी पियो। उसके बाद जब थोड़ा सही हो जाए तो आप उठ के काम कर लो। कोई अपशगुन नहीं होएगा कि आप छींक आ गई, आप जा रहे हो, छींक आ गई तो आपके साथ अपशगुन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, एक थंब रूल बन चुके हैं। थंब रूल मतलब क्या है, ऐसा ही होता है। मम्मी से जाके पूछा, मम्मी बिल्ली रास्ता काट गई क्यों नहीं जाओ, मुझे नहीं पता, अपने जाके पापा से पूछ ले। पापा से जाके पूछा, पापा बिल्ली रास्ता काट गई, मुझे नहीं पता क्या करूं, मुझे नहीं पता, जाके अपनी मम्मी से पूछ ले। अब मम्मी नहीं भेजा आपके पास, चलो जाके दादा से पूछ ले। दादा के पास गए, ऐसे ही होता है, काली बिल्ली है रास्ता काट जाती है तो अच्छा नहीं होता। अरे भैया वो पता है, लेकिन लॉजिक तो बताओ, वो किसी को नहीं पता क्योंकि किसी ने जानने की कोशिश नहीं। ये ही चीज, एक बात बताओ, अगर हम आज इनको फॉलो करें तो इज इट अ वाइज डिसीजन, सही होएगा? क्या हम सही करें अगर हम आज भी इन अफवाहों को फॉलो करें? नहीं। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम साइंस, अगर हम थंब रूल को फॉलो कर रहे हैं कहीं पे भी, दैट इज एब्सोल्युटली रबिश। और अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में थंब रूल फॉलो करें, वो भी तो गलत है। अब आप बोलोगे सर ऑर्गेनाइजेशन में थंब रूल कैसे हो सकता है? आई गिव यू एन एग्जांपल। आप एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हो एज अ परचेज मैनेजर, और आप नोटिस करते हो कि कंपनी एक पर्टिकुलर शॉप से सामान खरीदती है, वेंडर से सामान खरीदती है, पिछले 10 साल से सामान खरीद रही है उसी शॉप से, और आपको आज महसूस हुआ कि उससे अच्छे वेंडर्स है मार्केट में जो उससे अच्छा डिस्काउंट भी दे रहे हैं, उससे अच्छी क्वालिटी भी दे रहे हैं। तो आपने जाके अपने मतलब मैनेजर से पूछा, सीनियर से, सर जब इस दुकान से हम सामान ले रहे हैं पिछले 10 साल से और इससे अच्छे सब्स्टिट्यूट्स हैं मार्केट में, तो हम उनसे सामान क्यों नहीं ले रहे? तो आपको सामने से जवाब मिला कि पिछले 10 साल से इसी से लेते आए, इसी से लेंगे। अब आप एक बात बताइए, क्या ये डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है? मेरे को बताइए, क्या ये डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक है? नहीं। एक और एग्जांपल, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल रिक्रूटमेंट होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट के लिए सिर्फ इंटरनल रिक्रूटमेंट होता है, मतलब अंदर का ही एक पर्सन को हम प्रमोट करते हैं। ठीक है, अंदर का ही एक पर्सन को हम प्रमोट करते हैं, चाहे वो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, चाहे वो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल ना हो, हम अंदर का ही एक पर्सन को प्रमोट करते हैं। एक बात बताइए, जब बेटर पर्सपेक्टिव है बाहर से एक्सटर्नली एक बंदे को लेने का, तो इंटरनली ही बंदे को प्रमोट करना सही डिसीजन है? बताइए मेरे को। नहीं। तो आप एक कंपनी में आते हो, एचआर मैनेजर की पोस्ट पे जाते हो, आप अपने मैनेजर से कहते हो कि सर मैं इस पोजीशन के लिए बाहर से लोगों को रखना चाहता हूँ, ना कि अंदर से प्रमोट करना चाहता हूँ, और आपको सामने से जवाब मिलता है ऐसा नहीं होएगा, अंदर से ही पर्सन को रखना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया? थंब रूल। क्योंकि थंब रूल मतलब क्या है, एक चीज जो चलती आ रही है, इसके पीछे लॉजिक नहीं है, ब्लाइंड फेथ है, दैट इज नॉट टू बी एक्सेप्टेड। तो टेलर ने कहा कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कहीं पे भी थंब रूल लग रहा है उसको हटाओ। आई रिपीट, पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे अगर कहीं पे भी थंब रूल फॉलो हो रहा है उसको हटाओ और लॉजिकल डिसीजन मेकिंग लेके आओ। ठीक है, समझ में आया? पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया प्रिंसिपल का? अब इस प्रिंसिपल में 6-7 लाइन है, वो मैं आपको टेलर ने कहा किसी भी काम, पहले हिंदी में सुनना फिर इंग्लिश में बताऊंगा, किसी भी काम को करने के बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ एक तरीका ही लॉजिकल होता है और बेस्ट होता है। उस तरीके को हम कैसे निकाल सकते हैं? ऑब्जर्व करो, चीजें ऑब्जर्व करो अपने आसपास, स्टडी करो, पढ़ो और एनालाइज करो। स्टडी, एनालाइज एंड ऑब्जर्व करके आप वो बेस्ट तरीके को निकाल सकते हो। उसके बाद देखो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे भी थंब रूल लग रहा है, थंब रूल मतलब इलॉजिकल मेथड, उसको हटाओ और उसकी जगह ये जो आपने साइंटिफिक मेथड निकाला है उसको वहां पे लगाओ। अब क्वेश्चन आता है सर साइंटिफिक मेथड कैसे बनाया जाएगा? वो सुनिए। उन्होंने कहा आप देखिए आपने अभी तक क्या किया, आपने अभी तक क्या किया, आपके आसपास ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही है, सबको ऑब्जर्व करो, सबको इन्वेस्टिगेट करो, सब में से बेस्ट बेस्ट चीजें निकाल लो, सबकी बेस्ट बेस्ट चीजें निकाल लो, सबकी बेस्ट बेस्ट चीजें निकाल लो और उन सबको मिला के अपना दी बेस्ट मेथड निकालो। मतलब टेलर ने भी कुछ गलत, मतलब ज्यादा कुछ नहीं बोला, कहा उसने भी कॉपी करने को है, लेकिन उसने कहा है कि 10 लोगों को देखो, 50 लोगों को देखो, सबका बेस्ट उठाओ और उसको कॉपी करके अपना दी बेस्ट बना लो। ठीक है, ठीक है, ऐसे अपना बेस्ट बना लो। फिर उसने कहा जितना ज्यादा अच्छा मेथड होएगा आपका, उतनी ही ज्यादा सेविंग्स होएगी, वेस्टेजेस की, वेस्टेजेस बचेगी हमारी और ह्यूमन एनर्जी बचेगी।
और इससे क्या होएगा, इससे हमारी एक कंपनी की जो एफिशिएंसी है, जो हमारा आउटपुट है वो हमारा। समझ में आया? पूरा प्रिंसिपल समझ में आ गया? अब मैं इस प्रिंसिपल की एक एक लाइन आपके सामने मैं बोलूंगा, आप सिर्फ सुनेंगे, ठीक है? आप सिर्फ सुनेंगे, ठीक है? सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू टेलर देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ डूइंग एनी टास्क बट ओनली वन मेथड इज द बेस्ट, ठीक है? This method can be developed by study, observation, analysis. Study, observation, analysis. Please notes मत read करिए, notes मत read करिए। तीसरा, this method so developed will substitute the rule of thumb throughout the organization. जहां पे भी thumb rule लग रहा है वहां पे हटा के ये मेथड लगाइए। 3 पॉइंट। चौथा, it involves, कैसे बनेगा? मैंने क्या कहा, जितना भी आपके आसपास काम हो रहा है उसको इन्वेस्टिगेट करिए। It involves investigation of traditional methods. ट्रेडिशनल का मतलब क्या होता है? ट्रेडिशनल का मतलब क्या होता है? ट्रेडिशनल का मतलब, अरे बता दो, ट्रेडिशनल का क्या मतलब होता है? ऐसे काम मतलब करते आ old रहे हैं। पुराना, पुराना, ओल्ड। इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओल्ड मेथड्स, कॉमा, यूनिफाइंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है? यूनिफाइंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस, सबके बेस्ट निकाल लो, एंड डेवलपमेंट ऑफ योर ओन बेस्ट मेथड। आई रिपीट, इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स, यूनिफाइंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस, यूनिफाइंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड डेवलपमेंट ऑफ योर ओन बेस्ट मेथड, ठीक है? फिर उन्होंने बोला, this will result in tremendous saving of human energy and wastages. This will result in tremendous saving of human energy and wastages. फिर उन्होंने बोला, the more sophisticated the method is. Sophisticated का क्या मतलब होता है? Sophisticated, Concise. efficiency, efficient, precise, improved. अच्छा, the more efficient the method is, the more sophisticated the method is, the more would be the savings. समझ में आ गया? 6 पॉइंट है, अभी कुछ नहीं, अभी सुनिएगा, मैं फिर से 6 पॉइंट रिपीट करूंगा और उसके बाद आपसे बुलवाऊंगा। अभी नोट्स बंद, बिल्कुल बंद, चाहे आज एक ही प्रिंसिपल हो, रटवा के भेजो। शुरू करते हैं। According to Taylor, there are various methods of doing any task, but only one method is the best method. पहला पॉइंट, this method can be developed by study, observation, analysis. ठीक है? 2 पॉइंट, this method so developed will substitute thumb rule throughout the organization. जहां पे भी थंब रूल लग रहा है वहां साइंटिफिक मेथड लेके आओ। तीसरा पॉइंट, ठीक है? इट इन्वॉल्व्स इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स, ठीक है? इट इन्वॉल्व्स इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स, यूनिफाइंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड डेवलपमेंट ऑफ योर ओन बेस्ट मेथड, ठीक है? इट विल रिजल्ट इन ट्रेमेंडस सेविंग ऑफ ह्यूमन एनर्जी एज वेल एज वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है? एंड लास्टली, द मोर सोफिस्टिकेटेड द मेथड इज, द मोर वुड बी द सेविंग्स। हो गया यार? अब ऐसा करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स की तरह बुलवाऊंगा आपसे, आप कोशिश करेंगे। अकॉर्डिंग टू टेलर देयर आर डैश वेज ऑफ डूइंग एनी टास्क बट ओनली डैश वे इज द बेस्ट वे। बताइए। different ways. देयर आर वेरियस वेज ऑफ डूइंग एनी टास्क बट ओनली One. वन वे इज द बेस्ट वे। बेटा सब बच्चे अनम्यूट करो, ऐसे मजा नहीं आएगा। अगर आपको नहीं करना तो आप चले जाओ, क्लास छोड़ दो, बट जो मैं बोल रहा हूं वो करिए, ट्राई करिए, अनम्यूट करिए। ओके, दिस मेथड कैन बी डेवलप्ड बाय डैश डैश एंड डैश। बोलिए। Study, Study, observation, observation, Observation and analyze. analysis, ठीक है? This method so developed will substitute the rule of, ये तो मैंने ही बोल दिया, substitute the rule of thumb throughout the organization. It involves dash of dash, dash of dash and dash of dash. बोलो। Investigation of investigation of traditional methods, Investigation of traditional methods. आगे बोलो। unifying the best method, Best methods and developing own development of your own best method, ठीक है? Okay. This will result in, ये भी मैं बोल देता हूँ, tremendous saving of human energy and as well as wastages, and last, the more dash the dash will be, the more would be the dash. the more Sophisticated. sophisticated the method would be, the more would be the savings. saving. ठीक है? याद हो गई? एक बार फिर से ट्राई करें, मजा नहीं आया ना? भी एक बार फिर से ट्राई करते हैं। ऐसा करते हैं, लिखो, ऐसा करो, लिखो ये 6 पॉइंट। कोई वो नहीं है, टेस्ट नहीं है, बस लिखो 6 पॉइंट बिना देखे लिखो। बिना देखे लिखना है, अपने आप से झूठ नहीं बोलना।
पॉइंट्स लिखिए जल्दी से। रिया, जितने याद हो, 1 2 जो भी याद हो लिखो, कोई घबराना नहीं। मनन वीडियो ऑन करो। अक्षत प्लीज वीडियो ऑन करो। अद्वित ने बात हो गई। देवांश आप वीडियो ऑन करो। बिना देखे लिखना है, कोई चीटिंग नहीं। लिख लिया? हो गया? चलिए भाई अब रुक जाओ, इतना नहीं कि पूरे टाइम क्लास ले लोगे, अब रुक जाओ, बस रुक जाओ, बिल्कुल रुक जाओ। अब आपको सेल्फ चेक करना है, मैं बोलूंगा पॉइंट, आपको एक एक नंबर अपने आपको देना है। 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। चलिए, टेलर बिलीव दैट देयर आर मेनी वेज ऑफ डूइंग अ टास्क बट ओनली वन मेथड इज द बेस्ट मेथड। कहीं पे भी लिखा है, ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर लिखा है तो 1 नंबर दे दीजिए, और अगर आपको लग रहा है टूटा फूटा लिख रहा है तो अपना आधा नंबर दे दो, इतना आप खुद जज करो। चॉकलेट मिलेगी जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, तो उस हिसाब से करना है, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट, दिस मेथड कैन बी डेवलप्ड बाय स्टडी, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस। अगर तीनों लिखे तो 1 नंबर, अगर आपने 1 या 2 लिखे तो आधा नंबर, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, साइंटिफिक दिस मेथड सो डेवलप्ड विल सब्स्टिट्यूट द रूल ऑफ थंब थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? चौथा, दिस इन्वॉल्व्स इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स, यूनिफाइंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड डेवलपमेंट ऑफ योर ओन बेस्ट मेथड। तीनों पॉइंट लिखे तो 1 नंबर, अगर 1 भी कम लिखा तो आधा नंबर, ठीक है? This will result in tremendous saving of human energy as well as savings of material and resources. 1 नंबर, कुछ भी लिखा है ऐसा रिलेटेड। एंड लास्टली, the more sophisticated the method is, the more would be the savings. अभी लिखना नहीं है मलिका, अभी लिख के जा रही हो, है नहीं लिखना? चलो अब मेरे को बताइए, किसी के 6 आए? कोई है ऐसा होशियार? नहीं। 5? किसी के 5 भी नहीं आए? 5 आए, हार्दिक सिंगल, वेरी गुड। ओके, 4 किसी के? Yes. और आहना, ओके, 2 बस, 2 बच्चों के, और सुहाना, वेरी गुड, और अद्वित, ठीक है। चलिए 3 आए, 3, ओके, तो याद हो गए, अच्छे से याद हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं? एक बार लास्ट टाइम बोलते हैं फिर आगे चलते हैं, एक बार लास्ट टाइम फिर से बोलते हैं फिर आगे चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स की तरह से फिर आगे चलेंगे। ऐसे में कोई ऐसा क्यों लग रहा है साइंटिफिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन आप भूल रहे हो, बड़ी वाली, है ना? भूल गए ना? चलो शुरू करते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट मींस, बोलिए। Conducting business Conducting business activities according to standardized tools, standardized methods, and trained personnel personnel in order to in order to increase the quantity, output, improve its quality, reduce the cost. wastage and wastage. चलिए अब शुरू करते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू टेलर देयर आर वेरियस वेज ऑफ डूइंग इट। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, आपको बोलना है। देयर आर डैश ऑफ डैश एंड ओनली डैश इज द डैश, बोलो। Different ways of doing the task. Only one is the best one method. best And this method can be developed by Study, Study, observation, analysis. Analysis. this method so developed would replace thumb, replace the rule of thumb. thumb. Rule of thumb. Rule of thumb. This involves 3 चीजें होती है, जल्दी से बताइए। Investigation, 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 Find the best practices and standard. एक बच्चा रोड करे जा रहे हैं, ऐसे समझ तो नहीं आ रहा है, अच्छे से बोलो। and development of your own best method. Okay, the more it will result in tremendous saving of human tremendous energy. saving of human energy as well as wastage of energy. resources. Okay, and the more dash the dash is, the more would be the dash. More Sophisticated. sophisticated. Sophisticated, The more would be the saving. there will be the savings. क्या याद हो गए? आई थिंक अब तो याद हो गया है ना? अब ऐसा करते हैं, एक बार वो वाली डेफिनेशन कर ले
मैं अपने आदमी से क्या चाहता हूँ या चाहती हूँ, सॉरी मैं नहीं चाहता, मैं अपने आदमी से क्या चाहता हूँ, वो टेलर वाली डेफिनेशन जल्दी से बोलिए, अकॉर्डिंग टू एफडब्ल्यू टेलर क्या Scientific management means knowing Exactly what you want Exactly what you what want you and want when to do and so that and they when to do do it it in the that best and and doing best and cheapest cheapest best way. and the cheapest way। cheapest way. कितना छिछोरा आदमी था ये, कितनी गंदी गंदी बातें कर रहा है। चलो एनीवेज, अब हम ऐसा करते हैं, एक और प्रिंसिपल पढ़ते हैं, हार्मनी। उसके बाद उसके बाद ये सारा रीड करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम कम नहीं पता, तो एक और प्रिंसिपल पढ़ते हैं। नोट्स बिल्कुल रखिए बंद। एक बात बताइए मुझे, हार्मनी का क्या मतलब होता है? हार्मनी पीसफुल हाँ जी, क्या कहा आपने? आना पीसफुल वे में काम करना। unity मेरे को एक वर्ड बता दो, मेरे को एक काम वाम नहीं, मेरे को एक बता दो, इंग्लिश का वर्ड हार्मनी का क्या मतलब होता है? Peace. unity पीस, ब्रदरहुड, भाईचारा। और डिस्कॉर्ड का क्या मतलब होता है? Conflict. डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड discipline झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, क्वेरल, है ना, यही तो होता है डिस्कॉर्ड। इट इज नॉट अ वेरी हेल्दी रिलेशनशिप, इट इज अ वेरी डिस्कॉर्ड रिलेशनशिप, मतलब बेकार, गंदा, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कि किसी भी रिश्ते के लिए चलाने के लिए हार्मनी होनी चाहिए कि डिस्कॉर्ड होना चाहिए? हार्मनी, ठीक है। चाहे वो भाई बहन का हो, चाहे वो मम्मी पापा का हो, चाहे वो प्रेमी प्रेमिका का हो, कोई भी रिश्ता हो। तो वैसे ही एक एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के रिलेशनशिप को चलाने के लिए भी क्या होना चाहिए? हार्मनी, ठीक है। तो उन्होंने, टेलर ने क्या कहा? टेलर ने कहा कि देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स। आई रिपीट, देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी। नंदिनी प्लीज इधर इधर प्लीज, नोट्स बंद भव्य, नोट्स बंद। इतनी भी गंदी शक्ल नहीं है, देख लो प्लीज, मेरे को पता है आप सुन रहे हो, शक्ल भी देख लो। देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स। दोनों को एक दूसरे समझ आ जाना चाहिए कि सब इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि वर्कर्स कौन है, क्या है, नौकर ही तो है, हमारे बिना क्या है, नहीं, गलत है। मैनेजमेंट को ये समझना चाहिए वर्कर्स भी इंपॉर्टेंट है, और वर्कर्स को लगता है मैनेजमेंट हमारे बिना क्या है, मैनेजमेंट क्या कर लेगी हमारे बिना, गलत है। मैनेजमेंट तुम्हारे जैसे 100 और रख लेगी। तो वर्कर्स को भी समझना है कि मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट को भी समझना है वर्कर्स इंपॉर्टेंट। देखिए एक बात बताओ, अगर मैं आपके बारे में ऐसी सोच रखूं कि ये बच्चे बिल्कुल निकम्मे, निठल्ले, गुड फॉर नथिंग, बेकार, किसी लायक नहीं है, तो क्या मैं आपकी कभी रिस्पेक्ट कर सकता हूं? नहीं। और अगर आप मेरे बारे में सोचो कि ये तो बिल्कुल ही नॉनसेंस, फुलिश, और वो जो आप बीप बीप करके सोचते रहते हो वो सब है, तो क्या आप मेरी बातों पे यकीन या विश्वास कभी करोगे? क्या मेरी बातों को उतना महत्व दोगे? नहीं। तो एक बात बताइए, जब वर्कर्स मैनेजमेंट के बारे में बिल्कुल गंदे थॉट्स रखते हैं, और जब मैनेजमेंट वर्कर्स के बारे में इतने अच्छे अच्छे विचार अपने मन में रखती है कि ये किसी लायक नहीं है, तो क्या उन दोनों के बीच में हार्मनी बन सकती है कभी? क्या उन दोनों के बीच में हार्मनी डेवलप हो सकती है? नॉट एट ऑल। तो टेलर साहब ने क्या बोला? टेलर्स ने बोला कि अगर हम मैनेजमेंट एंड वर्कर्स के बीच में हार्मनी लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें इनकी क्या बदलनी पड़ेगी? बताइए क्या बदलनी पड़ेगी? सोच, सोच, थिंकिंग। और बदलना एक छोटा वर्ड है। अगर बदलने का मतलब तो ये है कि मैंने थोड़ा बहुत आपके बारे में अपनी सोच को इंप्रूव कर लिया, नहीं। उन्होंने एक वर्ड यूज किया, क्रांति। उन्होंने बोला कि हमें क्या लानी पड़ेगी? रेवोल्यूशन लानी पड़ेगी सोच में, और बिल्कुल अपनी थिंकिंग को जड़ से बदलना पड़ेगा। इट हैज टू बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। बिल्कुल बदलना पड़ेगा, तभी जाके हम एक दूसरे की क्या कर सकते हैं? रिस्पेक्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा हो पाया, अगर हम ऐसा कर पाए, तो जो वर्कर्स है वो स्ट्राइक्स वगैरह पे नहीं जाएंगे, वो ट्रेड यूनियंस वगैरह झगड़े नहीं करेंगे। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आप अगर किसी कंपनी की मैनेजमेंट हो, अगर आप किसी कंपनी की मैनेजमेंट हो, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आप अपने वर्कर्स को कैसे जताओगे कि हम आपके साथ है, हम आपके मतलब हम आपके लिए हैं, हम आपके बारे में सोचते हैं। तो कैसे उनको इंपॉर्टेंट फील कराओगे? अगर आप किसी कंपनी की मैनेजमेंट में हो, तो आप अपने वर्कर्स को कैसे इंपॉर्टेंट फील कराओगे? बताओ, सोच के giving बताओ। incentives, क्या अद्वित, क्या? giving incentives, गिविंग इंसेंटिव्स, वेरी गुड। और क्या हो सकता है? बाय शेयरिंग द गेन्स ऑफ द कंपनी। जो अगर मान लो मैंने प्रॉफिट कमाया कंपनी ने, और आके मैं वर्कर्स में अनाउंस करूं कि अपार्ट फ्रॉम योर सैलरी, अपार्ट फ्रॉम योर वेजेस, हम आपको 10% ऑफ द प्रॉफिट्स देंगे, तो वर्कर्स को क्या लगेगा कि वी आर आल्सो द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड ये ऑर्गेनाइजेशन हमारे बारे में कितना सोच रही है। तो मैनेजमेंट तो ये कर सकता है वर्कर्स से अपना भाईचारा बढ़ाने के लिए। और ऑन द अदर हैंड आप बताइए वर्कर्स क्या कर सकते हैं मैनेजमेंट के साथ अपना भाईचारा बढ़ाने के लिए? बताइए, सोचिए क्या कर सकते हैं वर्कर्स?
loyal, working with full लॉयल efficiency. डिवोशन से काम करे, डिसिप्लिन के साथ करे. ऑन द अदर हैंड वर्कर शुड वर्क हार्ड विद लॉयल्टी एंड डिवोशन. ठीक है, सबको एक फैमिली की तरह रहना चाहिए. नहीं कि वहां पे फैमिली बनानी है आपको, नहीं फैमिली नहीं बनानी आपको, बस एक फैमिली की तरह वहां पे रहना है. ठीक है, अब मैं आपको, उन्होंने अपनी बात को बताने के लिए इस प्रिंसिपल में एक एग्जांपल से समझाया कि जापान में अगर किसी वर्कर्स को स्ट्राइक पे भी जाना होता है, अगर जापानीज कंपनीज में वर्कर्स को स्ट्राइक पे, पहले तो बताओ इंडिया में अगर किसी हमें अपनी बात मनवानी है मैनेजमेंट से, तो पहले तो हम जाके मैनेजमेंट से पूछेंगे भैया हमारी सैलरी बढ़ा दो. पूरा ट्रेड यूनियन जाएगा मैनेजमेंट के पास और पूछेगा सैलरी बढ़ा दो, वो कहेंगे नहीं, तो वहीं पे ठां उड़ा देंगे, वहीं पे गोली मार देंगे मैनेजर को और काम खत्म. इंडिया में तो ये होता है, लेकिन बाहर ऐसा नहीं होता. बाहर क्या है, अगर आपको जापानीज कंपनीज का एग्जांपल देता हूँ, अगर उनको अपनी मैनेजमेंट से कोई बात मनवानी है तो पहले तो वो रिक्वेस्ट करेंगे. अगर वो नहीं मानते तो वो क्या करते हैं, वो ब्लैक बैच पहन लेंगे, कोई भी एक ब्लैक कलर का कपड़ा पहन लेंगे और डबल काम करेंगे. आपको हंसी आएगी, और डबल काम करेंगे, सिंगल शिफ्ट की जगह डबल शिफ्ट काम करेंगे. उससे क्या होगा कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि वी आर, मतलब हम रिबेल कर रहे हैं लेकिन हम काम को सफल नहीं होने देंगे. इससे क्या होगा, मैनेजमेंट क्या है, उनकी तरफ एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप होएगा. वो कहेंगे अगर ये हमारे बारे में इतना सोच रहे हैं, चल इनकी बात सुनते हैं, इनकी बात को समझते हैं और कहीं ना कहीं मिडवे निकालते हैं. लेकिन हाँ, ये इंडिया में हो भी नहीं सकता, क्योंकि अगर इंडिया में ऐसा हुआ तो मैनेजमेंट क्या कहेगी, इनको पड़े रहने स्ट्राइक पे, काम तो हो रहा है ना, इनको पड़े रहने स्ट्राइक पे. लेकिन हाँ, बाहर ऐसा होता है. एक और एग्जांपल देता हूँ, ये नोट्स में नहीं लिखा लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ. चाइना में क्या हुआ, चाइना में एक वर्कर्स को स्ट्राइक पर जाना था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डबल शिफ्ट, सॉरी उन्होंने, वो एक शू मेकिंग कंपनी थी, उनको स्ट्राइक पर जाना था, उन्होंने डबल शिफ्ट काम किया, सारे लेफ्ट पैर के जूते बना, देखो सारे लेफ्ट पैर के जूते बना दिए डबल शिफ्ट काम करके. फिर जब बात हुई मैनेजमेंट से, एक मिडवे निकला और दोनों को सही लगा वो, उसके बाद फिर डबल शिफ्ट काम की और राइट पैर के जूते बनाए. तो कहने का मतलब क्या है कि जो स्ट्राइक का पीरियड था उस पर काम डबल हो गया लेकिन बात भी मन गई. तो मतलब एक तरीका होता है रिबेल करने का, हमारे जैसा नहीं है कि गोली लेके जा रहे हैं, बात माने तो ठीक है, वरना उड़ा दिया, वहीं पे उड़ा दिया, वरना गला ही काट दिया, वरना मतलब कुछ भी इस तरीके से. तो अब इस प्रिंसिपल को समझते हैं. पूरा प्रिंसिपल मैं रिपीट करता हूँ, आप सुनिएगा. हो सकता है मैं इसके बाद साइंस नॉट रूल ऑफ थंब सुन लूं, तो ध्यान रखना, दिमाग जरा खुला रखना. ओके, हार्मनी नॉट डिस. Taylor emphasized that there should be complete harmony between the management and the workers. ठीक है, I repeat, Taylor emphasized that there should be complete harmony between the management and the workers. Both should realize that each one is important. Both should realize that each one is important. For this, Taylor proposed a concept of mental revolution. मैंने आपको क्या बोला था, दिमाग क्रांति बोली थी, तो उसको उसने टर्म दिया. For this, Taylor proposed the concept of mental revolution. And what does mental revolution means? It means transforming. It means transforming of the thinking of management and workers towards each other. It means transforming of the thinking of management and workers towards each other. ठीक है. In such a situation, इसी point में, in next point बना लो, in such a situation, even the trade unions will not go on strike. In such a situation, even the trade unions will not go on strike. 4 point. 5वां, management should share the gains of the company with the workers. Management should share the gains of the company with the workers. 5वां. 6, the workers on other hand should work hard with loyalty and devotion. Workers should work hard with loyalty and devotion. 7वां, both should become a part of family. Both should try to become a part of family. And 8वां, वो Japanese companies का example. In Japanese companies, there is complete openness between the management and the workers. If at all workers have to go on strike, they wear a black badge and work for more than the normal working hours to gain the sympathy of the management. ठीक है, तो ये 8 पॉइंट है, इसको छोड़ देते हैं, एग्जाम्पल वाला पॉइंट छोड़ देते हैं. उसके अलावा 7 पॉइंट फिर से रिकॉल करता हूं, मैं बोलता हूं, आप सुनिएगा, फिर आपसे बुलवाओ. ठीक है, ओके. According to Taylor, there should be complete harmony between the management and the workers. ठीक है, पहला पॉइंट. Both should understand that each one is important. दूसरा पॉइंट. For this, Taylor proposed the concept of mental evolution, which means transformation in the thinking of management and workers towards each other. ठीक है. चौथा पॉइंट, if in such a situation, even the trade union will not think of going on strike. 5वां पॉइंट, the management should share the gains of the company with the workers. 6वां पॉइंट, the workers should work hard with loyalty and devotion. 7वां पॉइंट, both should become a part of family.
हो जाएगा यार, इजी है, छोटे छोटे, ठीक है। एक बार बोलने की कोशिश करें, फिल इन द ब्लैंक्स करा। अकॉर्डिंग टू टेलर देयर शुड बी कंप्लीट डैश between the dash and the dash, बोलिए। complete harmony between the Management and workers. both should understand that dash is dash, बताओ। Each one each one is is important, ठीक है। third point, for this Taylor proposed the concept of dash revolution, which means dash in the dash of dash towards dash, बताइए, which means transformation। अब तुम गंदी गंदी बातें भर लोगे इसके अंदर, मेरे को पता है, इसलिए मैं ही बोल देता हूँ, which means transformation of thinking of management and workers towards each other, ठीक है। okay, in such a situation even the trade unions will not think of going on strike, ये मैंने बोल दिया। next point, the dash should dash the dash with the dash, बताओ। The management should share the gains of the company with the workers। next point, on the other hand the workers should be loyal and work hard with loyalty and devotion, and both should become a part of the family, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, एक बार मैं बोलता हूँ लास्ट टाइम पूरा, उसके बाद आप लिखोगे, ध्यान रखना साइड बाय साइड नहीं लिखेगा कोई, साइड बाय साइड नहीं लिखेगा। ओके, शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू टेलर देयर शुड बी complete harmony between the management and the workers, ठीक है। both should understand that each one is important। next, okay, next, for this Taylor proposed the concept of mental evolution, which means that both should transform their thinking towards each other। in such a situation even the trade unions will not think of going on strike। the management should share the gains of the company with the workers, on the other hand the workers should work hard with loyalty and devotion, both should become a part of the family। 7 पॉइंट है, ठीक है। करें शुरू एक बार, चलिए जल्दी से शुरू करिए लिखने 7 पॉइंट, 1 2 3 जो याद हो लिख, जल्दी से जल्दी से। बिना देखे लिखो, क्या हो गया, जल्दी लिखो। बिना देखे। जल्दी, नंदिनी गर्ग का खाना पीना चल रहा है ना। उसने वैसे तो पीछे बैकग्राउंड में ब्लर कर रखा है, लेकिन दिख चल रहा है। हो गया। चलिए शुरू करें, हो गया। मान्या लिख लिया। चलिए बच्चों रुक जाओ, रुक जाओ, यहीं पे रुक जाओ। 7 पॉइंट्स है, मैं बोल रहा हूँ, आप सुनिएगा। सबसे पहला, टेलर एम्फसाइज दैट देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स। 1 नंबर। बोथ शुड अंडरस्टैंड दैट ईच वन इज इंपॉर्टेंट, 1 मार्क। For this, he proposed a concept of mental evolution, which means that both should transform their thinking towards each other, 1 mark, ठीक है। आगे, in such a situation even the trade unions will not think of going on strike, 1 mark। The management should share the gains of the company with the workers, ठीक है। On the other hand the workers should work hard with loyalty and devotion, and both should become a part of family।
कितने बच्चों का सातों सही है? कोई है ऐसा? ओ क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी नाइस। 5 बच्चों ने पूरा लिख लिया था, वेरी गुड। और 6 के है कौन था ये? ओके। और 5 वाला कोई? चलो वेरी गुड। तो इसका मतलब काफी हद तक याद हो गया, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, जितना अभी तक हमने पढ़ा तीनों डेफिनेशंस साइंटिफिक मैनेजमेंट की, प्रिंसिपल्स की, और ये 2 प्रिंसिपल्स जल्दी से एक बार रीड करते हैं। आइए, तो कम टू पेज नंबर 2.1। आज हम 2 ही प्रिंसिपल करेंगे। कम टू पेज नंबर 2.1। वैसे भी हम स्कूल से तो बहुत आगे चल रहे हैं। ओके, सबसे पहले पेज पे आप देखोगे मैंने प्रिंसिपल्स की डेफिनेशन को बॉक्स में डाला हुआ है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वाली को। इसमें आप बॉक्स इसके अंदर छोटे बॉक्स बनाइए, ब्रॉड को एंड जनरल गाइडलाइंस को बॉक्स में डालिए, और डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर को बॉक्स में डालिए, ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्शन का हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, सीधा आ जाइए पेज नंबर 2.4 पे आ जाइए, 2.4 पे आ जाइए सीधा। आइए, 2 डेफिनेशंस है बच्चों। एक काम करिए, जैसे साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो बड़ी बड़ी डेफिनेशन मैंने तोड़ के लिखवाई थी ना आपको, एक बार यहीं पे आपके पास जगह होगी, या तो ऊपर लिख लीजिए शीट के, या यहाँ पे लिख लीजिए जैसे मैंने लिखी है ना, एक बार ऐसे लिख लो। अभी तो याद हो गई, लेकिन 10 महीने बाद 9 महीने बाद जब आपका एग्जाम्स होएगा, तब हो सकता है आपको ना याद रहे। तो इस तरीके से एक बार लिख लोगे ना तो जल्दी याद हो जाए, जैसे मैंने लिखी थी ऐसे ऐसे, जल्दी से लिखना। अपने आप लिखो, याद ही है आपको। हो गया? लिख ली बच्चों? आइए, साइंटिफिक मैनेजमेंट इंप्लाइज द एप्लीकेशन ऑफ साइंस टू मैनेजमेंट। ये तो बेकार सी, बिल्कुल ही बेकार है। इट मींस कंडक्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स, अंडरलाइन करिए, मेथड्स अंडरलाइन करिए, एंड ट्रेन पर्सोनल इन ऑर्डर टू इंक्रीज द क्वांटिटी, इंप्रूव द क्वालिटी एंड रिड्यूस द कॉस्ट एंड द वेस्ट। पहले ठीक है। एंड दूसरी, अकॉर्डिंग टू एफडब्ल्यू टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट मींस knowing exactly what you want your men to do and seeing that they do it in the best and the cheapest way। समझ में आ गया अच्छे से? अब आप देखिए नेक्स्ट पेज पे फ्लो चार्ट बना हुआ है, वहां पे मैंने 5 प्रिंसिपल्स का नाम लिखा है, लास्ट प्रिंसिपल के लेफ्ट में लिखा है नॉट इन योर कोर्स, बट दैट डज नॉट मीन इट इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ एफडब्ल्यू टेलर, ठीक है। वो गलती मत करना जो बच्चे कर देते हैं जब एमसीक्यू आता है, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं। First, science not rule of thumb. Taylor believed that there is only one best way to maximize efficiency. Underline करिए, one best way to maximize efficiency. This method can be developed by study analysis. Underline करिए, study analysis. Observation भी लिख सकते हैं। This method so developed will substitute the rule of thumb. Underline है। Scientific management involves. अब underline करिए, 3 पॉइंट को बॉक्स में डालिएगा। Investigation of traditional methods, पहला पॉइंट। आप इसको तो मतलब आप इसको एक के नीचे एक भी लिख के आ सकते हैं, जैसे हमेशा मैं आपको बताता हूँ, ऐसे लिखिए प्रेजेंटेशन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं नोट्स में, जब आप पेपर पे लिखो इट इन्वॉल्व्स, ऐसे लिखा आपने इट इन्वॉल्व्स, फिर पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड, ऐसे लिखा, लिख के इट इन्वॉल्व्स इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स, सेकंड यूनिफाइंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड डेवलपिंग अ स्टैंडर्ड मेथड which would be followed throughout the organization. So second क्या हो गया, unifying the best practices, second, and third, development of the standard. Next, this will result in tremendous saving of human energy as well as time and material. Next, the more sophisticated, underline करिए sophisticated, the more sophisticated the method is, the more would be the savings. और उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि आज के टाइम पे जैसे इंटरनेट, और आज तो ये बहुत ही रेलेवेंट है कि इंटरनेट के बिना कुछ काम नहीं हो सकता। आज के टाइम पे इंटरनेट हैज चेंज्ड, इंटरनेट हैज द यूज ऑफ इंटरनेट हैज ब्रॉट अबाउट ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट्स। ड्रामेटिक मतलब बहुत ज्यादा, ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट्स इन इंटरनल एफिशिएंसीज एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। आजकल सब काम इंटरनेट से ही हो रहा है, आप हमारा भी काम चल रहा है, सारा काम इंटरनेट से चल रहा है। तो ये लाइन क्या कह रही है, इस लाइन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर याद ना हो।
in the present context, the use of internet has brought about dramatic improvements की जगह आप लिख सकते हैं has changed the way companies are doing their business. अगर आपको ये लाइन ना याद हो तो आप लिख सकते हो has changed the way companies are doing their business. अगर आपको याद हो, ठीक है, ओके. अब आइए harmony not discord. Taylor emphasized that there should be complete harmony between the management and workers. Underline करिए complete harmony. Management and workers both should realize that each one is important. ये लाइन तो पूरी हाईलाइट करिए, अच्छी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप बॉक्स में डाल के आइए. To achieve this, Taylor advocated का मतलब होता है proposed. Taylor proposed a complete mental revolution on the part of both management and workers. It means that both should transform their thinking. इसके आगे लिखिए transform their thinking towards each other. Transform their thinking towards each other. Transform their thinking towards each other. ये जो हमने नेक्स्ट पॉइंट बनाया था वो इसी में एडिट है नोट्स में. In such a situation, even the trade unions will not think of going on strikes. Next, management should share the gains of the company with the workers. Next, workers on their part should work hard with loyalty and discipline, devotion. Both should become a part of the family. ठीक है. और उस पर एक एग्जांपल है, in Japanese companies there is a complete openness, मतलब एक इतना openness है between management and workers. If at all, अगर कभी workers को, if at all workers have to go on strike, they wear a black badge and work for more than the normal working hours to gain the sympathy of the management. मतलब वैसे तो वो जाते ही नहीं है स्ट्राइक पे, लेकिन मान लो अगर कभी जाना भी पड़ जाए तो वो नॉर्मल वर्किंग आवर्स से ज्यादा काम करते हैं जिससे कि वो सिंपैथी गेन कर पाए मैनेजमेंट की एंड उसकी. ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो आज हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे. ठीक है, हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो कल 2 बजे है, आपको पता है. अब आप लोग अपना होमवर्क लिखिए क्योंकि कल ही आपको सबमिट करना है, तो आपको मैं ज्यादा होमवर्क नहीं दूंगा. आपका होमवर्क है आपको दोनों प्रिंसिपल्स को एक एक बार लिखना है. प्रिंसिपल का नाम मत लिख देना, सिर्फ प्रिंसिपल्स को लिखना है पूरा डिटेल में. दोनों प्रिंसिपल्स को एक एक बार पूरा डिटेल में लिखना है. प्लस आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट की बड़ी वाली डेफिनेशन और टेलर वाली डेफिनेशन, बड़ी वाली डेफिनेशन और टेलर वाली डेफिनेशन 2 बार लिखनी है. और आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की डेफिनेशन 2 बार, मतलब तीनों डेफिनेशन 2 बार. और आपको एक बार ये दोनों प्रिंसिपल लिख के मेरे को आज शाम तक या कल सुबह 12 बजे तक भेज दो, मतलब क्लास से 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले. ऑल ओके? किसी के मन में कोई सवाल तो नहीं, कोई कुछ भी प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए एक बार लास्ट टाइम मेरे लिए सिर्फ मेरे लिए एक बार डेफिनेशंस रिपीट कर देते हैं, फिर छुट्टी कर देते हैं. तो एक बार जल्दी से प्रिंसिपल्स की डेफिनेशन बोलते हैं. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आए जल्दी से. मुझे भी लगे ना मैंने कुछ अच्छा काम किया आज. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आए. Broad and and general guidelines for managerial decision making. एंड बिहेवियर. ठीक है, अब ऐसा करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट की बड़ी वाली बोलते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स. इट मींस कंडक्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू डैश डैश एंड डैश. बताइए. Standardized methods and trained personnel. इन ऑर्डर टू, बताइए, डैश डैश एंड डैश. increase quantity, improve quality and waste and cost. अब एक बार लास्ट बार डेफिनेशन करते हैं. अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट मींस, बताइए, knowing Exactly what you want Government to do, and that they do it in the best and and the cheap way. याद हो गए अच्छे से? कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है अब, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि इजीली याद हो जाएगा सब कुछ. यस और नो? ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं कल 2 बजे. आप प्लीज होमवर्क मेरे को आज सबमिट करिएगा. अगर किसी को कुछ भी पूछना है, कोई भी चीज प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट से रिलेटेड, वो रुक जाइए. एंड एक और बात, प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ एंड हैप्पी. चलो ओके, बाय बाय. किसी को कुछ भी पूछना है, एक सेकंड मैं जरा ये रिकॉर्डिंग ऑफ कर